दांदोते सर, प्लीज अपना वीडियो ऑन करें। आपको नोटिफिकेशन भेजा है। स्टार्ट करना है। हाँ जी, स्टार्ट कीजिए प्लीज। भारतीय अमूल उत्पादक संघ के ओर से मैं डॉक्टर प्रभात शुक्ल, प्रधान वैज्ञानिक फसल सुरक्षा संभाग, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ और किसान टीम और सभी अमरूद उत्पादकों का स्वागत कर रहा हूँ। अभी डॉक्टर प्रभात कुमार शुक्ल आपको उनका लेक्चर देंगे। नमस्कार सभी को। आवाज आ रही है जी? हाँ। सभी को नमस्कार। आज के विषय पर सूत्रकृमि एवं फफूंदी द्वारा उत्पन्न होने वाले अमरूद के उकठा रोग प्रबंधन पर मैं बात करूंगा। आपको जैसा कि पता है कि पिछले कुछ सालों में 6-7 साल कह सकते हैं, उससे थोड़ा ज्यादा भी कह सकते हैं, या कई क्षेत्रों में पिछले 3-4 साल में अमरूद के नए बाग लगाने पर उनके मरने की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। और इसका कारण पता करने पर यही पता चला है कि जो जड़ ग्रंथि सूत्रकृमि है उसका इतना प्रसार हो चुका है, खासतौर से पौधशालाएं या नर्सरी कह लें, वहां पे इतना ज्यादा संक्रमण हो गया है कि वहां से जो पौधे जाते हैं वो पहले से संक्रमित होते हैं, और जब नए स्थान पे जाके वो रोपे जाते हैं, लगाए जाते हैं, तो उसके बाद वहां पर ये निमेटोड फैल रहा है। और चूंकि पहले से संक्रमित पौधे होते हैं तो लगाने के 6 महीने बाद, साल भर बाद मरना शुरू हो जाते हैं और किसान बहुत ज्यादा परेशान होता है, बहुत ज्यादा क्षति हो रही है। सबसे पहले तो इस समस्या के समाधान के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि सूत्रकृमि होते क्या हैं, कैसे होते हैं, कहाँ रहते हैं और किस प्रकार से क्षति करते हैं। तो इस बारे में जानना जरूरी है कि सूत्रकृमि अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो ये जैसे जड़ है, जड़ के बाहर उसके संपर्क में केवल आके अपनी, ये आप देख सकते हैं नीडल, जैसे डॉक्टर सिरिंज की नीडल होती है उस तरह की एक नीडल होती है इनके मुंह में, उसको केवल जड़ में इंसर्ट करते हैं, केवल एक सेल के अंदर, और उसके बाद उसका रस चूस लेते हैं। और इस प्रक्रिया को ये जगह 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 बहुत जगह जड़ पे करते हैं, जिससे कि जड़ में बहुत सारे पंक्चर बना देते हैं, छेद कर देते हैं। कुछ निमेटोड ऐसे होते हैं जो जड़ के अंदर काफी अंदर तक जाते हैं, थोड़ा अंदर तक घुसते हैं, उसके बाद उससे रस चूसते हैं। और कुछ सूत्रकृमि ऐसे होते हैं कि जो पूरे के पूरे जड़ के अंदर घुस जाते हैं। तो जो बाहर से नुकसान करते हैं वो कम नुकसान करते हैं, लेकिन जो जड़ के अंदर घुस जाते हैं वो बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। और इसी अंदर जाने वाले सूत्रकृमियों में से जो सबसे महत्वपूर्ण सूत्रकृमि है वो है जड़ ग्रंथि सूत्रकृमि। और इसकी जो है सीधे लार्वी होती है, जैसे अभी पिछला निमेटोड दिखाया था ये वाला, इसी तरह के आकार में इसकी पहली लार्वी होती है। लेकिन जब वो जड़ के अंदर घुस जाती है तो उसका कायांतरण होना शुरू हो जाता है, उसका रूप बदलने लगता है। वो धीरे धीरे वहां रस चूसती रहती है और मोटी होना शुरू होती है। तो पहले स्टार, फिर इस तरह से इस तरह से इस तरह से धीरे धीरे मोटी होकर लगभग इस तरह से गोल हो जाती है। और एक जगह पे जहाँ ये स्थिर हो जाती है वहीं अपना पूरा जीवन काल समाप्त करती है। और जब तक जिंदा रहती है लगातार पौधे की जड़ से रस चूसती रहती है। क्योंकि एक ही जगह पे जड़ में बैठ के ये अपनी प्रक्रिया करती है तो उस जगह पे जड़ में गांठ बन जाती है, जड़ फूल जाती है, सूजन जैसी हो जाती है जड़ में। उसका लक्षण आप दे सकते हैं इन जड़ों पे, ये अमरूद की जड़ है, इसमें बहुत सारी सूत्रकृमि इस तरह की अंदर घुस गए हैं। जैसे एक गांठ ये देख रहे हैं, एक गांठ ये देख रहे हैं, यहाँ एक या एक से अधिक सूत्रकृमि अंदर जरूर होंगे और वहीं पे वो अपना जीवन चक्र पूरा कर रहे हैं। और इस पूरी जड़ में अगर आप सोचें तो कम से कम 100-200 सूत्रकृमि इसके अंदर प्रवेश कर चुके हैं जो कि इसको क्षति पहुंचा रहे हैं। और जड़ की आप ये स्थिति देख रहे हैं, इसमें न तो नई जड़ें निकलती हैं,
और नई जड़ें निकलती भी हैं तो इन सूत्रकृमियों से जो उनके नए जनरेशन पैदा होती है वो उन जड़ों को तुरंत ही इन्फेक्शन कर देती है और नई जड़ें बढ़ ही नहीं पाती। इस प्रकार से प्रभावित होके पौधा मुरझाने लगता है, कमजोर पड़ने लगता है। ये जो लक्षण आप देख रहे हैं अमरूद की पत्तियों पर, ये निमेटोड का एक विशेष लक्षण है कि अगर पौधा सूत्रकृमि से संक्रमित है, देखने में स्वस्थ दिख रहा है, अभी सूत्रकृमियों का ज्यादा प्रभाव नहीं हुआ है और आपके खेत में, आपके बाग में नमी की भी पर्याप्त मात्रा है, सुबह शाम आप देखते हैं पौधा पूरी तौर पर स्वस्थ दिखता है, लेकिन आप उस समय बाग में जाएं जब तेज धूप हो, तो उस समय पानी की संपूर्ण पूर्ति के बाद भी पौधा मुरझाया हुआ दिखता है, जबकि सूत्रकृमि से जो संक्रमित नहीं है उसमें इस तरह का मुरझाना नहीं दिखता है। तो ये एक ऊपर से देखने पे ही लक्षण है कि हर तरह से स्वस्थ दिख रहा पौधा भी संक्रमित हो सकता है। इस तरह का अगर लक्षण दिखे तो जड़ों को देखना चाहिए, थोड़ा सा खोद के जड़ों को चेक करना चाहिए। अगर सूत्रकृमि है, विशेष रूप से जड़ ग्रंथ सूत्रकृमि है, तो आपको जड़ों पे गांठें मिल जाएंगी और आप श्योर हो जाएंगे, जिससे उसके बाद आप उसके प्रबंधन के बारे में विचार करना शुरू कर देंगे। ये किसान के यहाँ के खेतों के या पौधशालाओं के चित्र हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि पौध एक समय तक तो उगती रही, बढ़ती रही, वृद्धि होती रही उसमें, लेकिन उसके बाद इसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के लक्षण आ गए और उसकी वृद्धि बिल्कुल रुक गई। जब इसको खोद के देखा गया, बुरी तरह से जड़ों में सूत्रकृमि से संक्रमण था। ये भी उसी का लक्षण है, इधर भी आप देख सकते हैं। इस खास तौर से बाग में इसी वर्ष मतलब 19 के रबी सीजन का है, जब गेहूं इस तरह से उगा हुआ था। ये सहारनपुर जिले का है। वहां पर बहुत अच्छे बागवान हैं, बहुत अच्छे से मेहनत से खेती करते हैं, बहुत अच्छे बाग लगाते हैं, लेकिन वो भी इस बात से अनजान थे कि सूत्रकृमि एक समस्या है। उन्होंने ये सारे पौधे लगाए, सारे ही पौधे सूत्रकृमि से संक्रमित थे। तो उन्होंने खूब अच्छा खाद पानी और खूब अच्छा पोषण किया, उसकी वजह से इतने बड़े तो हो गए, लेकिन बाद में इनकी पत्तियां पीली पड़ने लगी, झड़ने लगी। तब उन्होंने शिकायत की, तो जाके देखा तो वही है, सूत्रकृमि के अगर लगा हुआ है तो अच्छी वृद्धि, अच्छी उपज आपको प्राप्त नहीं हो सकती। सूत्रकृमि के बाद जो हमारे यहाँ बहुत सालों से, बहुत लंबे समय से समस्या बनी रही है कि अमरूद में उकठा रोग लगता है, उसके बारे में इसको नेशनल प्रॉब्लम भी बताया गया अमरूद की, और पूरे देश में ये बहुत बड़ी समस्या रही है। लेकिन ये कभी भी छोटे पौधों को नहीं होता था। इस फफूंदी जो होती है, इसको करने वाली खासतौर से फ्यूजेरियम ही होता है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम और फ्यूजेरियम सोलेनाई। ये दोनों फफूंदी इसकी जड़ों में शायद नर्सरी में ही आ जाते हैं, लेकिन पौधे के साथ इनका जीवन चलता रहता है और पौधा भी बढ़ता रहता था, और उससे बहुत जल्दी नहीं होता था। कम से कम 4-5 साल तक के पौधे को तो कभी नहीं सुना था कि उकठा हो गया। लेकिन उसके बाद जब पौधा 8-10 साल का हो जाता था, फिर कोई भी ट्रीटमेंट कर लीजिए, पौधा नहीं बचता था। ये स्थिति सालों से चली आ रही थी, लेकिन जब से ये जड़ ग्रंथ सूत्रकृमि का फैलाव हुआ है, तब से स्थितियां बदल गई हैं। अब नर्सरी में छोटे पौधे भी मरने लगे हैं, बाग में लगाए गए नए पौधे भी मरने लगे हैं। लेकिन विशेष रूप से इस चित्र में जो आप देख रहे हैं, इसमें जड़ ग्रंथ सूत्रकृमि का प्रकोप बिल्कुल नहीं था। लेकिन एक तरफ से इस मीडो नर्सरी में जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग है, उसमें एक तरफ से पौधों का मरना शुरू हुआ और इस तरह से अनेक पौधे मर गए। इस फोटोग्राफ में उसी जगह का फोटो है, आप देख सकते हैं। ये सिंगल फोटो है जिसमें ये धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है और ये बिना सूत्रकृमि के ही उकठा रोग से ग्रस्त होने वाला है। ये पौधे छोटे जरूर दिख रहे हैं, लेकिन ये करीब 8-9 साल की उम्र के थे उस समय, क्योंकि ये हाई डेंसिटी में है, इनकी प्रूनिंग और कटिंग होती रहती है लगातार। तो इस फोटो में आप देख सकते हैं कि एक तरफ से खेत का सेम फोटो है, इसका आप देख सकते हैं एक तरफ से एक क्षेत्र खाली हो जा रहा है, पौधे मरते जा रहे हैं। ये जैसे पौधा कमजोर हो रहा है, ये मर चुका है, ये मर चुका है, दूसरे पौधे इस साइड के कमजोर हो रहे हैं, और ये फफूंदी का संक्रमण जमीन में धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। पौधे संक्रमित होते जा रहे हैं और मरते जा रहे हैं। ये फफूंदी के बीज जिनको स्पोर कहते हैं, ये पेट्री प्लेट में इसका कल्चर है, जो माइसीलियम इसका कहलाता है, कवक जाल। तो इस तरह का इसका कवक जाल होता है। इस तरह के इसके बीज होते हैं जो बहुत हल्के, बहुत छोटे होते हैं कि माइक्रोस्कोप से 40x पे ही इस साइज के दिखते हैं। तो इतने माइन्यूट होते हैं कि हम आंख से नहीं देख सकते हैं, और ये पानी के थ्रू, मिट्टी के थ्रू
बहुत तेजी से फैलते हैं और फ्यूजेरियम के बारे में कहा जाता है ये तो लगभग हर जगह हमेशा मौजूद रहता है। अब आप जान लीजिए फ्यूजेरियम लगभग हर जगह हमेशा मौजूद है और सूत्रक्रम का प्रसार होता जा रहा है। ये तो जड़ ग्रंथि सूत्रक्रम जो मुख्य है उसकी बात है। उसके अलावा ऐसा जहां भी कोई पौधा है वहां कोई ना कोई सूत्रक्रम जरूर होता है। अब उसके हिसाब से उसकी क्षमता है कि वो कम या ज्यादा कितना नुकसान पहुंचा सकता है। इन दोनों मुख्य समस्याओं के अलावा भी आप देखते होंगे कि कभी कभी उल्टा सूखा रोग लग जाता है, ऊपर से पौधे की टहनियां सूखने लगती हैं, तो उसमें कई एक फफूंदी होते हैं, मुख्य रूप से पेस्टिलोसिया और वाटर डिप्लोडिया। ये फंगस ऊपर से संक्रमण करते हैं। इनका भी संक्रमण हर पौधे पे हमेशा नहीं होता है। जो पौधा कहीं ना कहीं से कमजोर है उसी पौधे पे इनका ज्यादा संक्रमण होता है। ये पत्तियों पे, टहनियों पे, फलों पे सभी जगह संक्रमण करते हैं। और सूत्रक्रम के संक्रमण से यही होता है, पौधा कमजोर होता है जिससे कि इनका संक्रमण भी बढ़ जाता है। तो आप देख सकते हैं सूत्रक्रम के संक्रमण से न सिर्फ उकठा बल्कि अन्य बीमारियों को भी बढ़ने में सहायता मिलती है। प्रश्न उठता है कि सूत्रक्रमी जड़ ग्रंथि सूत्रक्रम विशेष रूप से पौधों को किस तरह से हानि पहुंचाता है, किस तरह से उनको इस उकठा रोग के बढ़ाव में सहयोग करता है। तो सबसे पहले मैंने टर्म यूज किया है अनेक सूत्रक्रम, ना कि जड़ ग्रंथि सूत्रक्रम। उसका कारण है कि जहां भी पौधा है वहां सूत्रक्रम तो होंगे। जड़ ग्रंथि सूत्रक्रम अगर है तो बहुत गंभीर क्षति होगी, लेकिन अगर बाह्य परजीवी या सेमी इंडोपैरासाइट जो कहलाते हैं उस तरह के सूत्रक्रमी अगर हैं तो वो थोड़ा थोड़ा क्षति करते हैं। तो ये जो भी सूत्रक्रमी है पौधों की रोगरोधी क्षमता कम करते हैं या पूरी तरह समाप्त कर देते हैं। किस तरह से करते हैं? जड़ों में जब ये कोशिकाओं से रस चूसते हैं तो अपनी स्टाइलेट जो बात पहले दिखाई थी उसको इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद वो थोड़ा सा रस चूसते हैं और वहां से हटके फिर दूसरी कोशिका में करते हैं, फिर तीसरी कोशिका में करते हैं। थोड़ा थोड़ा हटके इनकी आदत होती है, माइग्रेटरी एक्टोपैरासाइट कहलाते हैं। ये एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं, एक ही कोशिका में नहीं लगे रहते हैं, ये दूसरी दूसरी कोशिकाओं में जाते हैं। तो इस तरह से एक निमेटोड एक दिन में जड़ की कम से कम 10-20 या उससे ज्यादा जगह पे छेद बना देता है। और इस तरह के जो छेद बन जाते हैं जड़ के ऊपर, वो फफूंदी को उसके अंदर जाने के लिए एक आसान रास्ता प्रदान करते हैं कि अगर वो फफूंदी उस पौधे की, अगर पौधे में जरा भी रोगरोधी क्षमता है तो उसमें प्रवेश करने की क्षमता नहीं रख रहा है, लेकिन इनके महीन छेदों की वजह से वो आसानी से प्रवेश कर जाता है। इसके अलावा जैसे बताया कि सूत्रक्रम के प्रकोप से पौधे कमजोर हो जाते हैं। तो कमजोर होने का मतलब है उसमें दैहिक परिवर्तन, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। जैसे हमें बुखार आ जाता है, हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है, हमारी पल्स बढ़ जाती है, ठीक उसी तरह से पौधों की भी श्वसन क्षमता, श्वसन गति जो है वो बढ़ जाती है। उसका फोटोसिंथेसिस रेट घट जाता है, उसमें क्लोरोफिल की कमी होने लगती है। और इन सब परिवर्तनों के कारण उसमें जो पोषक तत्वों का कंटेंट है, जो पत्ती में पोषक तत्व हैं, उनकी मात्रा घटने लगती है। और इन सब के होते जो रोगरोधी क्षमता थी उसका ह्रास होता है और कई बार पूरी तौर पे रोगरोधी क्षमता नष्ट हो जाती है। और जड़ ग्रंथि सूत्रक्रम जो है उसके द्वारा जो ग्रंथियां उत्पन्न होती हैं, क्योंकि जड़ ग्रंथि सूत्रक्रम मैंने बताया था एक ही जगह पे हमेशा स्थिर रहता है और उसी जगह पे अपना पूरा जीवन चक्र पूरा करता है। वहीं पे बहुत सारी कोशिकाओं को एक साथ मिला के, कुछ कोशिकाओं को नष्ट करता है, कुछ कोशिकाओं को मिला के एक बड़ी सी जगह बना लेता है अपना भोजन प्राप्त करने के लिए। तो वहां उसका भोजन का संग्रह इस तरह से होता है कि उस ग्रंथि के अंदर पोषक तत्वों की अधिकता हो जाती है, जो कि फफूंदी को ज्यादा आकर्षित करती है और वहां पर फफूंदी की ग्रोथ ज्यादा होती है। तो जब भी हम देखते हैं जड़ों को चेक करते हैं तो जड़ ग्रंथि वाली जड़ों में फ्यूजेरियम की उपस्थिति की ज्यादा संभावना मिलती है उसकी अपेक्षा कि वो कहीं दूसरी जगह हो। अब सवाल उठता है कि हम कैसे कैसे इस रोग का प्रबंधन करें। सबसे पहले है कि पौध, अगर स्वस्थ पौध होगी तो ना तो रोग फैलेगा, ना शुरुआत में पौधा कमजोर पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहली बात है कि कहाँ पे हमें पौध उगानी है, उसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। और नई पौधशाला को विकसित करने के लिए मार्च के महीने तक निर्णय हो जाना चाहिए कि इस खेत में हमें अगले साल या अगले महीनों में जून जुलाई में पौध उगानी है।
तो उसको लगातार सूखा रखते हुए कम से कम 3-4 बार, नहीं तो उससे ज्यादा बार जुताई करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कोई भी खरपतवार उस बीच में नहीं उगना चाहिए, सिंचाई बिल्कुल नहीं करनी है, मिट्टी को उलट पलट करते रहना है, जिससे कि उसमें अगर फफूंदी के बीज है या सूत्रकृमि है किसी भी प्रकार के तो वो नष्ट हो जाए। अगर 4-5 बार जुताई हो जाती है सूखे खेत में और गर्मी की धूप लगती रहती है तो निश्चित तौर पे 99% सूत्रकृमि नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद अमरूद के बीज की बुआई हेतु उभरी हुई क्यारियां बनानी चाहिए, क्योंकि जैसे बारिश आएगी बुआई के बाद, तो अगर समतल खेत में हम बुआई कर देंगे तो पानी भर जाएगा और नई पौध डैम्पिंग ऑफ वगैरह से नष्ट हो जाएगी। इसलिए उभरी हुई क्यारियां बनाएं और उनके ऊपर मिट्टी में ट्राइकोडर्मा 20 ग्राम पाउडर और कम से कम 500 ग्राम नीम की खली को प्रति वर्ग मीटर एरिया के हिसाब से उसमें मिट्टी में मिलाएं और इस तरह से गुड़ाई करके मिलाएं कि वो कम से कम 10 सेंटीमीटर नहीं तो 12-14 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर तक मिक्स हो जाए। और ये मिक्स होने के बाद जरूरी है कि नीम की खली सड़ना शुरू हो, उसके साथ साथ ट्राइकोडर्मा वहां उग जाए और वहां पे पहले से जो सूत्रकृमि उपलब्ध हैं या जो फफूंदी उपलब्ध है उन पे ये पैरासिटिज्म करे या ट्राइकोडर्मा को सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनाना शुरू कर दे। तो इसके लिए हम कम से कम 15 दिन का समय देते हैं, उसके बाद ही बुआई करते हैं। इस तरह से मिक्स करने के बाद ये आप फोटो में देख सकते हैं। हालांकि इसमें ट्रीटमेंट नहीं हुआ था, लेकिन ये किसान के यहाँ का है जिसमें उसने उभरी हुई बेड बना के उस पर उगाया था। इसमें जब हमने चेक किया तो जगह जगह ये कुछ जगह पौध मरी हुई थी, उसके आसपास की पौध को चेक किया तो उसमें सूत्रकृमि, खासतौर से जड़ ग्रंथि सूत्रकृमि का प्रकोप प्रारंभ हो चुका था। इसीलिए जो अच्छी ग्रोथ, शुरू में पौधा बहुत हरा भरा बहुत अच्छा निकलता है, उस तरह के होने के बजाय ये बिल्कुल पोषक तत्वों की कमी के लक्षण के साथ नई पौध उग रही है। इस तरह की पौध आमतौर पर बहुत ज्यादा हो गई है। ज्यादातर नर्सरीज में जहाँ जहाँ हम पहुँच पाए हैं, प्रयास किया है, वहाँ कुछ नियंत्रण हुआ है, वरना बहुत ज्यादा संक्रमण फैल रहा है। इसलिए कभी भी कोई किसान अगर पौधे लेने जाता है तो जरूर देखे कि जो पौधे वो लेके जा रहा है उसकी जड़ों में किसी प्रकार की गांठ तो नहीं है। अगर गांठ है तो उस नर्सरी से पौधा नहीं लिया जा सकता, नहीं लेना चाहिए। उसके बाद जब इस तरह से यहाँ पे पौध तैयार हो जाती है, एक 6 इंच से लेके 12 इंच 18 इंच जैसा अलग अलग प्रैक्टिस है, वो उसके बाद जमीन से सीधे थैलियों में शिफ्ट करते हैं। तो ये थैलियों से शिफ्ट करने की प्रक्रिया में भी बहुत सावधानी रखनी चाहिए कि थैलियों को भरते समय मिट्टी और कंपोस्ट का मिक्सचर बनाना चाहिए। वो मिक्सचर मेरे हिसाब से 7:3 का होना चाहिए, 7 भाग मिट्टी और 3 भाग खाद। आप इसको 1/1 का भी कर सकते हैं, बराबर मिट्टी और बराबर खाद, या खाद और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, ये अपनी चॉइस है, जैसी उपलब्धता जैसी सुविधा है। उसके बाद इस मिश्रण को, जो मिश्रण बन के तैयार हो गया, उसको विसंक्रमित करना जरूरी है, क्योंकि उसमें सूत्रकृमि भी हो सकते हैं और फफूंदी भी हो सकते हैं। इसके लिए जैसे हम खेत की जुताई सूखे खेत की करते हैं, उसी तरह से किसी पक्के फर्श पे अगर इस मिश्रण को मई जून के महीनों में फैलाकर, धूप में पतला फैलाकर और सुखाए अच्छी तरह से, तो उसमें जो भी सूत्रकृमि है वो निश्चित तौर पर मर जाएंगे। इसके अलावा दूसरा तरीका है, मान लीजिए उतने लंबे समय तक आपके पास समय नहीं है और आप जल्दी करना चाहते हैं, तो मिट्टी को, जो मिश्रण है वो नम रखें, मॉइस्ट रखें और काली पॉलीथीन से ढककर उसको कम से कम 15 दिन तक रखें, क्योंकि काली पॉलीथीन से टेम्परेचर अच्छा क्रिएट होता है मिट्टी के अंदर और वो इतने हाई टेम्परेचर पर पहुंच जाती है कि उसमें जो निमेटोड मौजूद है वो जल्दी मर जाते हैं। इसके बाद मिश्रण को आपने विसंक्रमित तो कर लिया, उसके बाद भी हम सावधानी के तौर पर कहते हैं कि इस मिश्रण में ट्राइकोडर्मा के पाउडर को 5 ग्राम और उसके साथ नीम की खली करीब 25 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से मिलाएं, क्योंकि पौध तैयार करते समय अगर थोड़ा सा व्यय ज्यादा भी हो रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, तब भी वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम स्वस्थ पौधा तैयार करते हैं तो दूर दूर तक वो स्वस्थ बाग तैयार करेगा और बहुत लाभकारी होगा, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उसमें हानि की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। इसलिए इसको मिलाकर थैलियों में भर देना चाहिए और इसमें भी जो ट्राइकोडर्मा उग जाए और वो एक्टिव हो जाए, तब तक पौधा ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहिए। करीब 15 दिन बाद पौधे की रोपाई। मिट्टी या मिश्रण का जो उपचार है, अल्टरनेट बता रहा हूँ कि मान लीजिए आप उस समय नहीं कर पाए, आपको बाद में करना है, किसी कारण से आप नहीं कर पा रहे हैं, तो रासायनिक विधि से भी कर सकते हैं। 2% फार्मेल्डिहाइड, फार्मलिन भी कहते हैं, इसका अगर घोल बना के मिट्टी को, मिश्रण को तर कर दें तो 3 से 5 दिन तक उसको पॉलीथीन से ढक के रखें अगर, तो उसमें उपस्थित सूत्रकृमि और फफूंदी वगैरह नष्ट हो जाती है। इसके बाद उसको खोल के थोड़ा
फॉर्मेल्डिहाइड को उड़ने का मौका दें, उलट पलट कर दें, उसके बाद थैलियों में भर सकते हैं और पौध लगा सकते हैं। इसके बाद समेकित नियंत्रण की बात आती है कि नई पौधशाला या बाग विकसित करने के लिए जुताई वाली बात हो गई। उसके बाद रोपाई हेतु आपने अगर अपनी नर्सरी है तो रोग मुक्त पौध तैयार कर लिए, अगर अपनी नर्सरी नहीं है तो आप कहीं से भी पौध देते हैं उसमें पूरी सावधानी रखें, पौधों को बहुत अच्छी तरह से देख लें। केवल प्ररोह की अच्छी वृद्धि देख के आपको नहीं श्योर होना है कि ये पौधा स्वस्थ है। उसकी जब तक जड़ स्वस्थ ना हो, जड़ को आप जरूर खोल के देखें। अगर आप 100 पौधे ले जा रहे हैं, 2-4 पौधे नष्ट हो जाएं, लेकिन उनकी जड़ जरूर देखें निकाल के कि अगर वो स्वस्थ है, बहुत ज्यादा कटी फटी और बिल्कुल रोगग्रस्त और काली तो नहीं पड़ रही है, तभी पौधा लें। उसके बाद रोपाई है, जो गड्ढे तैयार करें। हम लोगों के यहाँ आमतौर पे जो मिट्टी होती है उसकी गहराई होती है वो अच्छी होती है, तो ऐसे में बहुत अमरूद के लिए ज्यादा बड़ा गड्ढा तैयार करने का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन फिर भी अच्छा हो कि अगर हम थोड़ा सा चौड़ा और करीब 1 मीटर चौड़ा गोलाई का और करीब आधा मीटर या 60 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोद लें और उसमें ट्राइकोडर्मा 20 ग्राम पाउडर, 500 ग्राम नीम की खली और 10 किलोग्राम गोबर की खाद का मिश्रण बना लें और वो मिश्रण मिट्टी के साथ मिला के तब उस गड्ढे में भर दें। और इस तरह से अगर भर देंगे तो उसको फिर 15 दिन के लिए छोड़ दें, उसके बाद रोपाई करें। रोपाई में भी एक सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पे नर्सरी उगाई जाती है कितना भी प्रयास कर लें, ठीक है, जड़ ग्रंथ सूत्रक्रम पे पूरा नियंत्रण कर लिया, लेकिन हो सकता है कि वायु परजीवी सूत्रक्रमी कुछ ना कुछ उस मिट्टी में हो। तो यहाँ आपको एक देखने की खास बात है कि जो आमतौर पे जो हमारी फसलें हैं, जैसे फसलों की जो मुख्य जड़ क्षेत्र है वो 15 सेंटीमीटर की गहराई तक होता है। 15 सेंटीमीटर तक ही हमारी मुख्य तौर पे जुताई होती है। उसके नीचे की सतह पे आमतौर पे निष्क्रिय रहता है या बहुत कम उपयोग हो पाती है मिट्टी। तो जो सूत्रकृमियों का डिस्ट्रीब्यूशन है कि निमेटोड कितने मिलेंगे, तो एक अगर किसी भी फसल के अंदर हम देखें विभिन्न गहराइयों पर, तो 0 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पे अगर हमें 5 सूत्रक्रम मिलते हैं तो 5 से 10 सेंटीमीटर पे 7, मतलब एक रेशियो बनाया है। और इसके बाद 10 से 15 सेंटीमीटर पे उसकी संख्या थोड़ी सी घटी हुई 4 मिलती है। इसके बाद जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ते जाते हैं, गहराई में बढ़ते जाते हैं, 15 से 20 सेंटीमीटर, 20 से 25 सेंटीमीटर, 25 से 30 सेंटीमीटर घटती चली जाती है। और आम फसलों में आमतौर पर जो फसलें उगाते हैं हम, उसमें 1 फीट से नीचे कभी कोई सूत्रक्रम जल्दी मिलता नहीं। हाँ, फल फसलों में अगर अधिक गहराई पे देखें तो इससे नीचे भी सूत्रक्रम मिलने की थोड़ी बहुत संभावना रहती है। इसलिए अब हमारा जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है, करीब 80 पौधों को किया था। जो पौधे हमने लगाए उनके अंदर इक्का दुक्का जड़ ग्रंथियां थी, तो पौध तो ले ली थी। अब हमने कहा क्या करें, आमतौर पर किसानों के साथ भी यही स्थिति हो सकती है, तो वो क्या करें। आप ध्यान देंगे तो जो ग्राफ्ट लगाई जाती है, कलम जोड़ी जाती है, उससे और मिट्टी के लेवल के बीच की दूरी कम से कम 12 इंच या कई बार 18 इंच तक होती है या 8-10 इंच होती है। जितनी भी ये दूरी आपको मिल जाए, कोशिश करें इसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा मिट्टी के अंदर चला जाए। मींस जो मिट्टी वाला पोर्शन है, जड़ वाला पोर्शन है, उसी में अगर सूत्रक्रम होगा तो होगा, तो उसको जितनी गहराई पे अगर पहुंचा देंगे, उससे सूत्रक्रमियों के नीचे कम बढ़ने के कारण लाभ होगा। यहाँ आप ये देख सकते हैं कि आपने गड्ढा खोदा, गड्ढे के अंदर ग्राफ्ट पोर्शन तो मिट्टी से कम 4-5 सेंटीमीटर ऊपर रहना चाहिए। उसके बाद जितना भी आप गहरा पौधा दबा सकते हैं दबा दीजिए। जहां तक इसका मिट्टी वाला पोर्शन है अंदर रख दिया और इसके बराबर तक मिट्टी भर देते हैं। मिट्टी भरने के बाद यहाँ नीम की खली, मैंने तो कार्बोफ्यूरान यूज किया था क्योंकि उस समय कार्बोफ्यूरान उपलब्ध था। और उसके बाद यहाँ पे आप अगर कार्बोफ्यूरान नहीं है तो नीम की खली का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ नीम की खली प्रयोग कर देते हैं, उसके बाद ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं, मिट्टी से बंद कर दिया। तो ये जो क्षेत्र है ऊपर का, जहाँ पे आपने न तो बाहर की मिट्टी रखी है ना कोई जड़ है, वहाँ कुछ ही दिनों में तने से जड़ें निकलना शुरू हो जाता है। और यहाँ आपके खेत की मिट्टी है जहाँ पहले से सूत्रक्रम नहीं थे, तो इसमें सूत्रक्रमियों की संभावना नहीं रहती है। और अगर बाहर से आई हुई मिट्टी और जड़ों में सूत्रक्रमी है और ऊपर से नीम की खली डाल दी तो, या उसके साथ ट्राइकोडर्मा भी डाल दिया, तो नीचे का सूत्रक्रम ऊपर आने की संभावना खत्म हो जाती है। दूसरे जब सिंचाई करते हैं ऊपर से पानी नीचे को आता है, तो ये नीम की खली घुलती है और ट्राइकोडर्मा की जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं या जो भी इन सड़न के दौरान रासायनिक तत्व पैदा हो रहे हैं जो कि निमेटोड के लिए नुकसानदेह हैं,
वो नीचे की तरफ जाते हैं और जो भी सूत्रकृमि है यहाँ मर जाते हैं। ये प्रैक्टिकल मैंने अपने एक बाग को लगा के किया है, जिसमें इस तरह से प्लांटिंग करने के बाद हमें अभी तक 3 साल में 2.5 साल में ऊपर कोई सूत्रकृमि जड़ग्रंथि सूत्रकृमि नहीं मिला, और नीचे तक खोद के देखा तो ज्यादातर पौधों में कोई नई गांठ भी बनी नहीं मिली थी। इसलिए इसको हमने आप लोगों से शेयर किया है, जबकि ये किसी भी रिकमेंडेड तकनीकी में या कहीं पे उस तरह से आपको लिटरेचर में नहीं मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं कि जो हमारा बाग पहले से एस्टेब्लिश है उसमें एक सामान्य क्रिया के तौर पे वर्षा ऋतु के आगमन से पहले मिट्टी में अगर हम ट्राइकोडर्मा के 20 ग्राम पाउडर, 500 ग्राम नीम की खली और 5 से 10 किलोग्राम गोबर की खाद का एक मिश्रण बना के हर पौधे को थाले में 1-1.5 मीटर एरिया में डाल के गुड़ाई करते हैं। तो इस तरह का ट्रीटमेंट हमने बहुत सालों तक यहाँ किया है संस्थान में, और उसको करने से हमारी पुख्ता रोग की समस्या नहीं होती है। साल में केवल एक बार करना है, जुलाई के महीने में। लेकिन अगर आपको पता चलता है कि आपके पौधों में सूत्रकृमि का संक्रमण है तो वहां हमें नीम की खली की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। छोटा पौधा है तो 500 ग्राम, और जैसे जैसे बड़ा पौधा है 2 किलो तक नीम की खली हम प्रयोग कर सकते हैं। ये ऊपर वाले ट्रीटमेंट में ही मात्रा बढ़ा के आप कार्य कर सकते हैं, जिससे कि आपके जो बाग हैं वो लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। सूत्रकृमि संक्रमित थालों में सूत्रकृमि ग्राही पौधे उगाकर बहुत से खरपतवार भी ऐसे हैं, बहुत सी फसलें ऐसी हैं, जैसे बैगन ही है। बैगन का पौधा बहुत ज्यादा सूत्रकृमि से संक्रमित होता है। अगर आप थाली में कहीं बैंगन की पौध उगा लें और उसको बैंगन के उसके अमरूद के थाले में ट्रांसप्लांट कर दें और उसके बाद 25 दिन पूरे होने से पहले उसको उखाड़ दें, तो होगा क्या कि वहां भी जितने भी इसके सूत्रकृमि के लार्वी होंगे वो इसकी जड़ों के अंदर चले जाएंगे और 25 दिन के अंदर अंडे नहीं दे पाएंगे, जिससे कि वहां के सूत्रकृमियों को आपने आर्टिफिशियली वहां से निकाल लिया मिट्टी से। इस तरह की प्रक्रिया अगर लगातार चलाएं तो जो सूत्रकृमि वहां पे हैं नई जड़ों को संक्रमण नहीं कर पाएंगे या बहुत कम कर पाएंगे। इसके अलावा रोग रोधी फसलें अनेक हो सकती हैं, उनमें से जैसे गेंदा और हल्दी मुख्य रूप से काफी सहयोग करते हैं। थाले में या थाले के आसपास इन फसलों को अगर उगाया जाए तो इससे भी नियंत्रण होता है। उसके अलावा हरी खाद अगर बाग में उगा के और उसकी जुताई की जाती है तो उसके सड़ने से उस पूरी प्रक्रिया से सूत्रकृमियों पर काफी नियंत्रण पड़ता है और अंततोगत्वा पुख्ता पर भी नियंत्रण रहता है। पोषण का भी बहुत महत्व है। अगर आप सही मात्रा में उर्वरक और खाद सप्लाई करते हैं पौधों को तो पौधों की जड़ों की वृद्धि तेज रहती है और सूत्रकृमि से कंपटीशन में पौधा हमारा आगे निकला है। धन्यवाद। एक पार्टिसिपेंट्स हमारे अटेंडीज में एक कमलेश जी करके हैं जिनको प्रश्न पूछना था। कमलेश जी, आपको नीचे अगर माइक का बटन दिख रहा होगा तो आप खुद को अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। कमलेश जी, हाँ जी बोलिए। सर जी हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये जैसे निमेटोड आपने बताया था कि हल्दी लगाने से भी इसका कंट्रोल होता है। हाँ, तो बहुत से लिटरेचर में ऐसा भी लिखा है कि हल्दी और अदरक जो होता है निमेटोड को बढ़ाता है। ऐसा क्या ये सही है? प्रजाति पे है। देखिए, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, बहुत सारी चीजें होती हैं कि आप ये देखिए कि आपने हर सब्जी में हर चीज में देखा होगा कि हर प्रजाति ससेप्टेबल या रोगग्राही नहीं होती है। तो आपको ये देखना होगा कि, और खासतौर से मिलाइडोगन इंटरलोबी के लिए हल्दी फिलहाल होस्ट के तौर पे हम लोगों ने आइडेंटिफाई नहीं किया है। हाँ, तो आपको देखना होगा बाई चांस 1% अगर आप जो हल्दी लगा रहे हैं उसमें कहीं से संक्रमण इसका आ रहा है तो आप उसको न लगाएं। ये सिंपल सी बात है जो मैंने अभी टोटल बात बताई। तो उसमें यही है कि अगर आप सूत्रकृमियों की जो लार्वी है उनको हटाना चाहते हैं तो रोग ग्राही फसलें लगा के उनको 25-30 दिन की उम्र में उखाड़ दें तो वो खत्म हो जाएंगे। उसके अलावा गेंदा है, गेंदा जैसे रिपेल करता है, उसमें बहुत से एलिलो केमिकल बनते हैं जो निमेटोड को कम करते हैं। हल्दी भी जहां तक देखा है जिस ऑर्चर्ड में हल्दी उगाई गई वहां ज्यादातर ऑर्चर्ड बहुत स्वस्थ थी और सूत्रकृमियों की संख्या बहुत कम थी। मतलब जनरल सूत्रकृमि भी बता रहे हैं, जो सामान्य सूत्रकृमि होते हैं उनकी संख्या कम पाई गई। इस आधार पर ये बात कह रहे हैं। हाँ
अगर हम बगीचा लगाना चाह रहे हैं अमरूद का, और हाँ। उसके पहले हम अगर वहां पे हल्दी की खेती करते हैं तो सूत्रकृमि को रोकने में बहुत लाभदायक होगा क्या? देखिए, देखना यह है कि आप ये जड़ ग्रंथि सूत्रक्रम ही मुख्य रूप से हानि कर रहा है और इस सूत्रक्रम को पहचानना बहुत आसान है। हाँ आप जिस खेत में आपने कोई भी फसल उगाई है, उस फसल की समाप्ति पर उसकी जड़ों को जरूर उखाड़ के देखें। अगर हाँ उसमें किसी तरह की गांठ दिखती है या सड़ी हाँ हुई जड़ें मिलती हैं, तो आप हाँ उससे संकेत पा सकते हैं कि इसमें सूत्रक्रम थे। अगर हाँ सर। ऐसा है तो कम से कम गर्मी में 3 महीने उसकी जुताई करें, उसको सही से करें, तब जाके कहीं वो खेत उपयोग होगा कि उसमें कोई फसल ली जाए या बाद में हाँ लगाए। सर, थैंक यू सर। सर आप थोड़ा आप फ्रेम में एक्चुअली बहुत ज्यादा आपका फ्रेम में प्रॉपरली आ नहीं रहा है, फेस थोड़ा पीछे जाएंगे क्या? एक्चुअली आपके हाँ साथ जी। आवाज अच्छी आनी चाहिए, तो आवाज को पूरा रखने के लिए मैं आगे था। ठीक है सर। दानवटे सर, दानवटे सर, आप अपना वीडियो ऑन करेंगे दानवटे सर? आप म्यूट पर हैं। बोलिए। हाँ जी, प्रश्न खत्म हो चुके हैं और प्रश्न नहीं है। एक प्रश्न पूछना था। हाँ जी। नहीं, एक पूछना है मुझे। जी शुक्ला सर, जी सर। मलबार जो पौधे आते हैं महाराष्ट्र में, उनमें ज्यादा करके नेमाटोड होता है। हमें आवाज पौधे महाराष्ट्र में जीव विलास होगा, बर्फ खान होगा, अलाहाबाद सफेदा होगा, जी एल्फोडेन होगा, वो बहुत आई। जी जी। हेलो। हाँ, देखिए ऐसा है कि ज्यादातर कोई भी ऐसी प्रजाति नहीं है जो कि इससे रोगरोधी हो। निमेटोड लगभग सारी अमरूद की प्रजातियों को संक्रमित करता है। और अभी तक मैंने जहां तक देखा है, मैंने नीचे हैदराबाद और आंध्र प्रदेश से लेके और कुल्लू मनाली तक जाके देखा, वहां की नर्सरी तक में ये निमेटोड पहुंचा हुआ था। और खास तौर से जहां हम बैठे हुए हैं, मलिहाबाद की ज्यादातर नर्सरीज, कायमगंज की ज्यादातर नर्सरीज संक्रमित थी बहुत बुरी तरह से। और उनमें लगभग 50% नर्सरीज को अब हम ठीक कर पाए हैं, लेकिन अभी भी 50% नर्सरीज में बहुत समस्या है। इवन जो नर्सरी मैन थे वो भी इनोसेंट थे, वो नहीं जानते थे सूत्रक्रम को। बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार करके और बहुत ज्यादा प्रयास करके लगभग आधी नर्सरीज को हम ठीक कर पाए हैं, लेकिन अभी भी इसका प्रसार चल रहा है। दूसरे गवर्नमेंट की तरफ से भी काफी अच्छे प्रयास किए गए हैं। कोई भी थोक की सप्लाई नर्सरी में नहीं कर पा रहे हैं जब तक हमसे वो सर्टिफिकेट नहीं लेते हैं और उनका सूत्रक्रम मुक्त पौधा नहीं होता है। तो हमारे सबके मिलके एक साथ प्रयास तो बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन सफलता मिलने में मुझे लगता है अभी और 2-4 साल लगेंगे। मलिहाबाद आप सीआईएससी से 15-20 किलोमीटर होगा शायद, और वो नर्सरी का हब है। वहां से पूरे इंडिया में अमरूद और आम के पौधे थे। आप कुछ काम क्यों नहीं करते उन लोगों के लिए? सर, ये तो गवर्नमेंट का काम हो सकता है, हम क्या करेंगे। नहीं, खाली उनको ये नेमेटोड होना चाहिए। देखिए, सबसे पहली जिम्मेदारी ग्राहक की है। लेते समय जो भी जहां से ले रहा है, कहीं से भी आ रहा है पौधा, वो पहले चेक किया जाना चाहिए। बहुत आसान है, जड़ में अगर कोई गांठ है तो उस पौधे को न लें। दूसरे, अगर आ भी गया पौधा तो लगाते समय जो मैंने सावधानियां बताई हैं वो की जाए तो निमेटोड नहीं फैल पाए, 99% कंट्रोल होगा। जी दानवटे सर। हेलो। हाँ हाँ बोलिए जी।
हाँ, डॉक्टर शुक्ला जी ने आंसर कर लिया है। आप आगे आपको और प्रश्न हो तो पूछिए। डॉक्टर शुक्ला, अभी क्लोनिंग इसका ये आ गई दरअसल में, वो कैसा है? उसमें तो मेरे ख्याल से नेमेटोड कम हुआ है, किसमें सर? क्योंकि वो उसका मिट्टी बना ही नहीं हो। किसका, मैं समझ नहीं पाया, आप किसकी बात कर रहे हैं? किसमें नेमेटोड कम है? कोकोपीट में होते हैं और दूसरा साल ओके होता ओके है। ओके। हाँ देखिए, तकनीकी बहुत सारी तकनीकी विकसित की जा रही हैं। कटिंग से हम लोग नई पौध तैयार कर रहे हैं, कोकोपीट में तैयार कर रहे हैं। तो देखिए, जब मीडिया ही हमारा जैसे सॉइल से लेते हैं लोग, सॉइल में निमेटोड है, वहां से ट्रांसमिट हो गया, या जो बीज उगाते हैं वो संक्रमित मिट्टी में उगाते हैं, उसकी वजह से निमेटोड आ जाता है। लेकिन कोकोपीट हम मोस्टली स्टरलाइज भी करते हैं, या कोकोपीट में निमेटोड होने की संभावना भी नहीं होती है। ऐसे में जब हम अगर डायरेक्ट वहां उगाते हैं तो निमेटोड की संभावना बहुत कम हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी हमें सावधानी रखनी है। चांसेस निमेटोड किस तरह से पहुंच गया, फिजिकल सोर्सेज से पहुंच गया, पानी के थ्रू पहुंच गया, ये सब फिर भी चेक तो रखना ही पड़ेगा। लेकिन नो डाउट जो कटिंग से या बूटी से कोकोपीट में तैयार कर ली जा रही है पौध, वो बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी है, बिल्कुल सही है। और तुमको कोई क्वेश्चन पूछना है? ओके सर, तो हमारे अटेंडीज में एक रेज हैंड आया है देवेंद्र जी करके, उनको अलाउड टू टॉक किया है। देवेंद्र जी, देवेंद्र जी, आपको नीचे अनम्यूट, म्यूट या माइक का कुछ बटन दिख रहा हो तो प्लीज उसे क्लिक करके खुद को अनम्यूट करके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी मैम, मेरा नाम देवेंद्र है, मैं सहारनपुर से हूँ। हाँ जी देवेंद्र जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज पूछनी थी कि जैसे अमरूद के पेड़ जो बाग है उसकी एज लगभग 2 साल है। हाँ हाँ। कुछ पेड़ हैं जिनकी 1 साल हो चुकी है, कुछ हैं 2 साल। हम्म। तो अगर उनमें थोड़ा ये ट्रीटमेंट करना चाहे निमेटोड वाला, तो इसमें ये कर सकते हैं कि कार्बोसल्फान और जो फोरेट है वो जी। पानी देते टाइम उसकी जड़ में या उसकी रिंग में 1 फुट की डिस्टेंस पे गोल गोल उसमें डाल के पानी दे दे, उससे भी मर सकता है क्या वो? देखिए देवेंद्र जी, आपको बताना चाहूंगा, इस पूरे कोरोना काल में मैं आपके जी सहारनपुर में खासतौर से देवबंद के, जो देवबंद से सहारनपुर जाते हुए जो दाहिनी तरफ का पूरा आपका अमरूद का एरिया है, उसमें जी सर। बहुत अच्छे से सर्वे किया हूँ। ज्यादातर बागों में निमेटोड की समस्या है। 2 साल 3 साल और 6 साल तक के पेड़ बहुत ज्यादा संक्रमित हैं। जो पुराने बाग हैं उनमें कम है। जी और जो सर। बात आपने प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में आपको बता दूं कि ये कार्बोफ्यूरान और फोरेट दोनों अच्छा ही बहुत जल्दी घुलते नहीं है। इनका प्रयोग का तरीका यही है कि आप जहां समझते हैं कि इसमें निमेटोड के संक्रमण की संभावना है, या आपने चेक कर लिया संक्रमण निमेटोड है, तो जी जड़ जी। के तने के पास से लेके और जहां तक जड़ क्षेत्र है या छाया क्षेत्र है पौधे का, वहां अच्छा जी। तक इसको डालें और उसके बाद गुड़ाई करके इसको मिक्स कर दें। उसके बाद अच्छा सिंचाई कर दें और अच्छा। उस मिट्टी को लगातार नम रखें, कभी बहुत ज्यादा सूखने ना पाए, जिससे कि ये घुलता रहे और अपना काम करता रहे। लगभग जी। एक बार अप्लाई करने के बाद 2-2.5 महीने तक ये काम करता है। उसके बाद अच्छा। भी अगर आप देखते हैं कि जड़ों को देखने के बाद कि कोई नई गांठें बन रही हैं, तो हाँ आप जी। इसको दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा दूसरे, अच्छा। ध्यान रखें कि कार्बोफ्यूरान बैन हो चुका है, उसकी उपलब्धता अच्छा। घटती जा रही है या खत्म हो गई है ज्यादातर जगह। तो जी अगर जी। आपको ये नहीं मिलता है तो नीम की खली का आप अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा ट्राइकोडर्मा बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ एक और बात बता दूं कि ट्राइकोडर्मा जमीन से ही निकाल के बायो एजेंट के तौर पर तैयार किया गया है और ओके। फिर उसको हम वहीं पहुंचा रहे हैं, मतलब ताल का पानी ताल में। अगर अच्छा। आप सही मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर, गोबर की खाद और नीम की खली वगैरह देते हैं, तो जी जी। ट्राइकोडर्मा तो आपकी मिट्टी में भी मौजूद है। इसका अगर अच्छा। गोबर की खाद का साल में 2 बार प्रयोग करते जाएं तो जी जी। लगभग सारे बायो एजेंट उसी गोबर की खाद पे उगेंगे और वहीं जी उनके सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनेंगे और निमेटोड का कंट्रोल होता रहेगा। ठीक है सर। सर ट्राइकोडर्मा की मात्रा कितनी रहेगी एक पेड़ में? 1 साल की एज है उसकी। 10 ग्राम भी बहुत होगी, उसको 2-4 अच्छा। किलो मिट्टी गोबर की खाद में मिला के और जी अप्लाई जी। कर दीजिए।
ठीक है काफी अगर अच्छा ट्राइकोडर्मा आपके पास उपलब्ध है। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक दानवटे जी, प्रश्न एक चार्ट में एक प्रश्न आया है डॉक्टर जी, नेमेटोड के लिए पेसिलोमिसिस यूज करना सही है क्या? ट्राइकोडर्मा यूज करने का करेक्ट तरीका क्या है? लिक्विड स्लरी बनाने की मेथड क्या है? ये अमर जी का सवाल है। मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ, पेसिलोमाइसिस लेलिसिनस और कई एक उसकी दूसरी भी कई और भी बायो एजेंट पे काम चल रहा है। पेसिलोमाइसिस जो है बहुत पुराना फंगस है। बस ये है कि इसका जो ट्राइकोडर्मा का ग्रोथ करने का है कि एक दिन में ट्राइकोडर्मा कम से कम 3 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर ग्रोथ कर जाता है, जबकि पेसिलोमाइसिस की ग्रोथ एक हफ्ते में 3 सेंटीमीटर हो पाती है, 2 सेंटीमीटर। एक तो मैं वो नेगेटिव देखता हूँ। हालांकि जब हम उसका पाउडर बनाते हैं पेसिलोमाइसिस का, जो हमें अप्लाई करने के लिए देते हैं, या जो उसका स्पोर फॉर्मेशन अच्छा होता है, वो निमेटोड के लिए अच्छा है। निमेटोड को पैरासाइटाइज करता है और कंट्रोल करता है। नो डाउट अगर पेसिलोमाइसिस उपलब्ध है तो उसका यूज कर सकते हैं। पहली बात, ट्राइकोडर्मा यूज करने का करेक्ट तरीका जो है, इस मामले में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये बताना मैं भूल गया था कि कोई भी कंपोस्ट जो नेचर में है वो ऑलरेडी किन्हीं ना किन्हीं फंजाई से कॉलोनाइज्ड रहती है। उसमें किसी दूसरे को, जैसे जो प्रैक्टिस बताई जाती है कि गोबर की खाद को स्टेक करें, एक तह बिछाएं, उसके ऊपर ट्राइकोडर्मा का छिड़काव करें, फिर उसमें उलट पलट करते रहें, बीच बीच में पानी छिड़कते रहें, 1 महीने में वो ट्राइकोडर्मा से कॉलोनाइज हो जाएगी। जो मेरा एक्सपेरिमेंट है उसके आधार पर मैं इस बात को सच नहीं मान सकता। मैंने अपना एक्सपेरिमेंट किया है और मुझे नहीं लगता ये ठीक। हाँ, अगर आपने ट्राइकोडर्मा का पाउडर गोबर की खाद में मिलाया और मिट्टी में अप्लाई कर दिया, वहां एक बड़ा क्षेत्र है सभी को सरवाइव करने का, वहां ये ट्राइकोडर्मा उग सकता है, बढ़ सकता है। लेकिन जो स्टेक बना के उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसमें संभावना कम रहती है। या गोबर की खाद को किसी तरह से संक्रमित करें, चाहे उसको मल्चिंग के थ्रू या धूप में सुखा के, तब इसकी ट्राइकोडर्मा की उगने की संभावना ज्यादा है। तो ट्राइकोडर्मा के अप्लाई करने का सही तरीका तो वही है, गोबर के खाद के साथ मिला के डालें। लेकिन अगर गोबर की खाद के साथ मिला के करना थोड़ा टीडियस काम, मुश्किल काम लग रहा है, तो ये भी हो सकता है कि इसको किसी तरह से सस्पेंशन फॉर्म में वाटर में तैयार करें और उसको ड्रेंच कर दें, वो भी पहुंच सकता है। बट जो पाउडर ज्यादातर बन के मार्केट में आते हैं वो इमल्सिफाइड उस तरह के होते हैं कि पानी में अगर उसको घोलने की कोशिश करिए तो घुलते नहीं है, सस्पेंड भी नहीं होते हैं, तब वो दिक्कत होती है। इसलिए गोबर की खाद के साथ मिला के करना अच्छा है। इसके अलावा लास्ट का स्लट स्लीव बनाने का मेथड क्या है, तो वही है कि आपको देखना पड़ेगा उसमें ऐसा कोई पदार्थ मिला के, जैसे लिक्विड सोप होता है, हल्का सा मिला के अगर सस्पेंड हो रहा है तो आप उसका यूज करें, अदरवाइज अशोक जी का प्रश्न था। मैंने उन्हें अनम्यूट किया है, अलाउ टू टॉक किया है। अशोक जी, आपको अगर नीचे म्यूट अनम्यूट का बटन दिख रहा होगा तो प्लीज उसे क्लिक करके अपना सवाल पूछिए। बल्कि इनका प्रश्न कम है, इन्होंने अपना डेवलप किया है, बहुत अच्छी बात है। आप प्रयास कर रहे हैं, लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है अशोक जी, अब बोलिए। हाँ, मेरा एक प्रश्न था। Actually, we have developed that trichoderma with Psilomyces for the control of the nematode infection. Okay. Hello. This is your good effort. So, this is very effective for the control. No doubt, it ought to be effective. आवाज नहीं आ। हाँ, बहुत अच्छा प्रयास है। ये दोनों ही निमेटोड के लिए अच्छे प्रभावशाली हैं और आप जो प्रयास कर रहे हैं तो सफल होगा। और मैं यही कहूंगा कि आप अपना इस्तेमाल करें, दूर तक लोगों तक पहुंचाएं, बट सावधानी रखें कि जो रेगुलेटरी समस्याएं होती हैं उनका ध्यान रखें, वरना आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि कोई भी किसी भी प्रोडक्ट को उगा के मार्केट में नहीं ला सकता। We are selling from this university this product. Okay, that is good, but still take care. This is good effort, no doubt. Yes.
Q&A में एक प्रश्न है, Q&A में सर। जी जी दत्तात्रेय विठल इन्होंने पूछा है कि 10 ग्राम या 10 ml इक्वल इन लिक्विड फॉर्म ट्राइकोडर्मा, 10 ग्राम और 10 ml इक्वल इन लिक्विड फॉर्म ट्राइकोडर्मा। दैट मस्ट बी इक्वल होना चाहिए, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड जो रखा गया है CFU 10⁻⁶ मिनिमम होना चाहिए। तो चाहे वो लिक्विड हो चाहे पाउडर हो, दोनों में ही यही स्टैंडर्ड है। अब ये उसको अगर कहीं से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें उनको देखना पड़ेगा कि उसमें कितनी CFU है। प्रश्न मेरे ख्याल से अटेंडीज के प्रश्न खत्म हो चुके हैं। दानवटे सर, हाँ, आप अगर आभार व्यक्त करना चाहेंगे तो कर सकते। डॉक्टर प्रभात कुमार शुक्ला जी, आपने बहुत अच्छा लेक्चर दिया है, बहुत बढ़िया था। आपको हम लोग उत्पाद संघ की ओर से धन्यवाद करते हैं। जो भी अटेंडेंस थे उन्हें भी धन्यवाद करते हैं, और खास करके किसान का मैं बहुत धन्यवाद करूँ। सर मैं भी बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर पे हमारी इतनी बड़ी समस्या बन गई है, जिसके समाधान के लिए आप लोग जो प्रयास कर रहे हैं लगातार, वो किसानों के हित में और सभी के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि अनजाने में ये समस्या बढ़ती जा रही है, जो इसको जान जा रहा है वो इसको कंट्रोल कर रहा है। तो आप लोगों का ये प्रयास निश्चित तौर पे बहुत ही सराहनीय है। मैंने भी जितने व्हाट्सएप ग्रुप जहां जहां हो सकता था लिंक आपकी भेजी थी, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जागरूक हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों के लिए सूचना, डॉक्टर शुक्ला जी के कॉन्टैक्ट नंबर्स शेयर किए जाएंगे अभी थोड़ी देर में। थैंक यू।